नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आइकॉनिक होती हैं, जिनको देखते देखते हम लोग बचपन से बड़े होते हैं और उसके बाद जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो इमीडिएटली उन कंपनीज को इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से उन कंपनीज को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम पाते हैं उन कंपनीज ने तो बिल्कुल कभी परफॉर्म किए नहीं। दे आर वेरी अंडर परफॉर्मर्स। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता? आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ डेफिनेटली हुआ है। तो उसी तरह के एक स्टॉक के बारे में हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहला फैक्ट जो कि आपके सामने है, आपको जानकर के खुशी होगी या फिर हैरानी भी हो सकती है कि कई सारे ऐसे बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग इज सो मच कि इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 95%। इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग इज ऑलमोस्ट 95%। यूको बैंक 93.29%, पीएनबी। इस तरह से आप टॉप 10 बैंक्स की ये लिस्ट है जिसमें कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की कितनी ज्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग होगी और आपको देख करके खुशी होगी कि इस पूरे टॉप 10 में जो इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, दैट इज एसबीआई, वो है ही नहीं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? अब दोस्तों, गवर्नमेंट के पास अगर इससे स्टेक को कम करना है तो गवर्नमेंट को कोई एक बायर चाहिए, लेकिन इन सभी बैंक्स की एसेट क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब है कि कोई भी गवर्नमेंट से इन कंपनीज को खरीदना ही नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि इन सभी क्लस्टर ऑफ बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता होगा, आई डोंट नो आपके दिमाग में चलता है कि नहीं चलता, लेकिन चलना चाहिए कि पहली चीज तो यह है कि इन सारे बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया गया। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन, वैसे तो रीजन तो कई सारे हैं कि बैंक्स को क्यों नेशनलाइज किया गया, वेलफेयर भी रीजन है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है क्रेडिट डिलीवरी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को फार्म के लोन वेवर करना है। अब फार्म का जो लोन वेवर करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से गवर्नमेंट कहेगी कि अपने लोन को आप वेव कर दीजिए, डू यू थिंक एचडीएफसी बैंक विल डू इट और कोटक महिंद्रा विल डू इट? बट अगर वो एसबीआई से कहा जाएगा तो एसबीआई विल हैप्पीली डू इट, बैंक ऑफ बड़ौदा विल हैप्पीली डू इट, पंजाब नेशनल बैंक विल हैप्पीली डू इट। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट इज द स्टेक होल्डर, पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्रेडिट डिलीवरी का डिसीजन प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं ले सकते। और दोस्तों, यही वो रीजन है, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग। ऐसा नहीं है कि उनके कर्मचारी काम नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उनके पास बिजनेस नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिटेल बिजनेस नहीं है। दोस्तों, यही वो रीजन है क्रेडिट डिलीवरी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनका कभी फार्म लोन वेवर हो जाता है, कभी क्रेडिट डिसिप्लिन नहीं रहता है, कभी कुछ खुद से बड़े बड़े लोन्स डिफॉल्ट हो जाते हैं। ये बड़े बड़े लोन्स पब्लिक सेक्टर बैंक में क्यों डिफॉल्ट होते हैं? इसका भी एक रीजन है और वो रीजन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही दोस्तों, आज के दिन भी एक स्ट्राइक थी बैंक एम्प्लॉयज की कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको प्राइवेटाइज ना किया जाए। अगर आपको लगता है दोस्तों ये स्ट्राइक वाजिब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा आपको क्या लगता है कि ये स्ट्राइक जो बैंक एम्प्लॉयज कर रहे हैं कि बैंक्स को प्राइवेटाइज ना किया जाए, आपको क्या लगता है? इज इट अ गुड डिसीजन? दोस्तों, इसके दो पहलू हैं। पहली चीज तो अगर आप ये सोचें कि बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए तो मैं भी उसके फेवर में हूं, बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन बैंक्स को इतना पावरफुल बनाएं, उसमें क्रेडिट डिसिप्लिन उतना ज्यादा बढ़ाएं कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो खुद ही ग्रो करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं जिसमें कि अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स को बड़े बैंक्स के साथ मर्ज करके एक सेपरेट एंटिटी बनाई है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6-7 छोटी छोटी बैंक्स को मर्ज करके एक बड़ी आइडेंटिटी बनाया गया। दोस्तों, ये काम पहले से भी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक लास्ट डिसीजन बचा है, बैंक्स को प्राइवेटाइज करना। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बैंक एम्प्लॉयज का बहुत बड़ा नुकसान है। बिलीव मी गाइज, इसमें बैंक एम्प्लॉयज से ज्यादा नुकसान बैंक का है, क्योंकि जो क्रेडिट की गारंटी रहती है बैंक के पास, जो गवर्नमेंट के पास, बैंक एम्प्लॉय से ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा एसेट रहता है बैंक का कि हाँ लोन माफ कर दो, अभी तो गवर्नमेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि लोन को माफ कर दो, बिकॉज बैंक्स विल बी प्राइवेटाइज्ड।
ऐसे में दोस्तों अगर फिर भी गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हमें बैंक्स को प्राइवेटाइज करना है, सो वी शुड गिव हैट्स ऑफ टू दिस गवर्नमेंट जो कि इतना बड़ा डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। फिलहाल 1 मिलियन से ज़्यादा के पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज स्ट्राइक में बैठे हुए हैं आज और कल, मतलब बेसिकली कल बैठे थे और आज बैठे थे, दैट इज 15th एंड 16th ऑफ मार्च। अब दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहा हूं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जितना बड़ा एसबीआई एज अ बैंक है, उसकी ऐसा एज अ नंबर ऑफ एटीएम, सबसे ज़्यादा एटीएम वो होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस एसबीआई होल्ड करता है। इट्स अ मैमथ बैंक। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों, और क्या इसके फंडामेंटल रीजंस हैं, क्या इसके टेक्निकल रीजंस हैं, क्या प्राइस रेंज है जिसमें कि हमें एसबीआई को बाय करना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर होगी। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों एसबीआई की स्टार्टिंग करूं मैं एनालिसिस की, उससे पहले आपको एक न्यूज़ बता देता हूं। रिसेंटली दैट इज अभी न्यूज़ आ ही रही है कि एसबीआई के ऊपर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपीस का पेनल्टी स्लैब किया है, क्योंकि उनके कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, बेसिकली कुछ कमीशन जो कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को दिया है उसको रेगुलेटरी नॉर्म्स में फाइल नहीं किया सही से। तो बेसिकली आरबीआई के नज़र में दिस इज़ नॉट अ राइट डिसीजन, दिस इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो अपने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को सही से फाइल ना करने के कारण आरबीआई ने उनके ऊपर 2 करोड़ की पेनल्टी को स्लैब किया। बाय द वे 2 करोड़ की पेनल्टी फॉर एसबीआई इज पीनट्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एसबीआई को 2 करोड़ की पेनल्टी से। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार के जो एक्शंस हैं वो एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दर्शाते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसबीआई इज अ बैड बैंक। अगर आप लोग बात करेंगे एसबीआई के एसबीआई को कंपेयर करेंगे अदर पीएसयू से, तो आप पाएंगे कि एसबीआई का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वन ऑफ द चीपेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देख रहे हैं आपके सामने 7.16%, किसी भी बैंक का ये आरओई नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट कोई भी बैंक इसके आसपास नहीं खड़ा है जब तक कि हम लोग पीएसयू सेक्टर के बैंक के बारे में बात करें। मार्केट कैप इज जस्ट इमेंस, सभी को जोड़ लेंगे मेरे हिसाब से शायद जितने भी ये लिखे हुए हैं सबको जोड़ने के बाद भी इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं बन पाएगा। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में सिर्फ एक बैंक ऑफ बड़ौदा ही है जिसका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इससे थोड़ा सा बेहतर है। अदरवाइज आप बात करें बाकी सारे फंडामेंटल्स को ध्यान में रख के, तो एसबीआई के कंपेरिजन में कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक खड़ा नहीं होता। तो यही चीज कंपनी के स्टॉक के प्राइस के परफॉर्मेंस में भी एडिक्वेटली दिखाई पड़ती है। अगर आप बात करें और कंपेयर करें बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई को, क्योंकि यही दोनों मेन पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो कि मुझे लगता है वी कैन स्टडी, तो एसबीआई ने दिए हैं पिछले एक साल में 76% के रिटर्न्स, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटर्न्स हैव बीन 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 रहे हैं, 21%, बल्कि 21% से कहीं ज्यादा के रिटर्न रहे हैं एसबीआई के, मोर देन 3 टाइम्स। थोड़ा लंबी अवधि की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 5 ईयर्स। तो अगर हम लोग 5 साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं -45% के रिटर्न्स इन 5 ईयर्स, जबकि एसबीआई ने दिए हैं आपको 109% के रिटर्न्स। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि एसबीआई हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी नाइस। रिसेंटली ही एसबीआई का परफॉर्मेंस अंडर प्रीवियस चेयरमैन्स लीडरशिप, बहुत ही एबल लीडरशिप रही है पिछले चेयरमैन साहब की, उनकी एबल लीडरशिप के चलते एसबीआई ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया इन प्रीवियस टेन्योर, जिसके चलते एसबीआई ने अपने नए आयाम को छुआ, अच्छे खासे रिजल्ट्स आए, एनपीएस में कमी आई, जिसके चलते एसबीआई ने ये जो टारगेट है ऑलमोस्ट डबलिंग द रिटर्न्स इन 5 ईयर्स, एसबीआई ने आपको करके दिया है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एसबीआई बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बहुत बड़ा मार्जिन पे काम कर रही है, तो आप गलत हैं। अगर आप बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि रेवेन्यू तो कंपनी के ऊपर जा रहा है, कंपनी का रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, लेकिन अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आप देखेंगे इधर इट इज नो प्रॉफिट नो गेन, 0.04 माइनस में, दैट इज लॉस। 2019 0.02 लाख करोड़, ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल। उसके बाद 2020 में अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द प्रीवियस चेयरमैन उन्होंने बेहतर परफॉर्म तो किया है, कंपनी ने बेहतर परफॉर्म तो किया है, लेकिन अगर आप लोग बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा खास बढ़ोतरी नहीं है। बट येस, एटलीस्ट देयर हैज बीन सम ग्रीन शूट विच इज विजिबल इन एसबीआई। अब ये बात करते हैं एसबीआई को होल्ड कौन कर रहा है। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि जैसा कि मैंने बताया टॉप 10 जो गवर्नमेंट के जो टॉप 10 हेल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसमें एसबीआई का नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास अप्रॉक्सीमेटली 58% की होल्डिंग है
द प्रोमोटर्स आर द गवर्नमेंट्स एंड द मेजर स्टेक होल्डर्स आर द गवर्नमेंट। तो उनका जो शेयर है ऑलमोस्ट 58% के आसपास है। DIIs और FIIs को अगर आप मिला दें, इनको आप मिला दें तो ऑलमोस्ट 92-93% की शेयर होल्डिंग बनती है इन दी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, प्रोमोटर्स, DIIs, FIIs। लेकिन जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो ये कि इसमें इस बैंक में FIIs का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज FIIs नो इंडिया जैसी कंट्री में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो यूज़ होता है मतलब बाय द गवर्नमेंट, सो FIIs आर वेरी मच अवेयर, दैट इज द रीजन वाई दे आर नॉट एग्रेसिवली होल्डिंग दिस कंपनी, दिस स्टॉक, दिस PSU बैंक। इसी कारण उनका जो होल्डिंग है वो 10% से कम है, जबकि अच्छे क्वालिटी के जो बैंक्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी की जो कंपनीज होती हैं, उनमें FIIs की होल्डिंग इज मोर देन 15%। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था दोस्तों वो है आपके सामने नेट NPA के बारे में बात करेंगे। पिछले क्वार्टर दर क्वार्टर के बारे में बात करें तो रिसेंटली जो नेट NPA है वो आया है 1.23%, जो कि पिछले क्वार्टर्स में 2.65% था। 4-5 क्वार्टर पहले 2.65 से 2.23, 1.86, 1.59 एंड 1.23। तो इसमें आप देख सकते हैं नेट NPA में बहुत ही शानदार गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसमें काफ़ी हद तक वी शुड बी थैंकफुल टू दिस मोरेटोरियम, जिसमें कि कोविड के चलते काफ़ी सारे NPAs हैं जो कि अभी डिक्लेयर नहीं किए गए। ये गड़े मुर्दे हैं जो कि धीरे धीरे उखड़ेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों नेट जो आपके पेपर पे जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं उनको हम लोग को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ग्रॉस NPA के बारे में बात करते हैं 6.94, 6.15, 5.44, 5.28, 4.77। तो नेट NPA, ग्रॉस NPA दोनों में अच्छी खासी आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, जो कि बताता है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सिर्फ इस फ्रंट को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी किसी और फ्रंट में आपको उतनी शानदार इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगी। बात करें आप इंटरेस्ट अर्नड की तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट इंटरेस्ट अर्नड इज सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर दर क्वार्टर में कोई भी इंप्रूवमेंट आपको इंटरेस्ट अर्न में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको ऑलमोस्ट ड्विंडलिंग से प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो भी आप देखेंगे नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एज फार एज जनरेटिंग दी प्रॉफिट्स आर कंसर्न। तो ऐसे में SBI को अगर आप सोच रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया चॉइस है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट आई डू नॉट कंसिडर SBI एज अ वेरी वेरी गुड चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एज अ शेयर होल्डर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है डिविडेंड का, क्योंकि भाई कोई स्टॉक है मान लो 200 रुपए से 500 चला गया और उसके बाद फिर से गिर करके अगले 1 साल के अंदर अंदर वो 200 पे वापस आ गया है, तो एज अ शेयर होल्डर आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपको मिलता है वो मिलता है डिविडेंड। अगर बात करें कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी तो 2017 से लेकर आज तक कंपनी ने एक भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, सो विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के मुताबिक कंपनी इज नॉट गिविंग मच डिविडेंड क्या मतलब पिछले 3 साल में डिविडेंड दिया ही नहीं है। सो दैट्स अगेन नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। एक बात तो तय है कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में निवेश करना है तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है SBI। अगर आप बात करें इंडस्ट्री की पी से तो इंडस्ट्री की पी है ऑलमोस्ट 27 और आपको मिल रहा है ये ऑलमोस्ट अगर आप स्टैंड अलोन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो मिल रहा है 20 पे, और अगर कॉन्सोलिडेटेड बात करें तो मिल रहा है आपको 15 पे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। अभी SBI की रीसेंट न्यूज में SBI अपना SBI AMC को लॉन्च करने वाली है, रिसेंटली उसका IPO आने वाला है। ऐसे में दोस्तों अगर SBI के शेयर होल्डर हैं तो आपको और भी वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ SBI AMC। रिसेंटली SBI कार्ड ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, SBI लाइफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, SBI AMC भी बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगी, उसका लिस्टिंग भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो एज अ कंपनी SBI इज गुड कंपनी, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि SBI को होल्ड करके आप बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि आपको SBI में बाय करना है, इन्वेस्ट ही करना है, तो फिलहाल अगर आप देखें पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस की तो SBI इज यू आर गेटिंग SBI एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, जबकि सेक्टर फ्लैट रहा है, सेंसेक्स करीब 3.5% गिरा है, SBI आपको 6% की गिरावट दिखा रहा है। लंबी अवधि के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट 3 years परफॉर्मेंस, तो हम लोग पाते हैं कि SBI 3 साल में SBI ने दिए हैं 50% के रिटर्न्स, जो कि सेक्टर के बराबर और सेंसेक्स के बराबर भी है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि SBI से एटलीस्ट आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि वो ब्रॉडर इंडाइसेस के बराबर परफॉर्म करेगा, इफ नॉट आउटस्टैंडिंग, इफ नॉट इससे ज़्यादा इसको बीट नहीं कर पाएगा तो कम से कम इंडेक्स के बराबर रिटर्न्स तो आपको इन द लॉन्ग रन दे ही देगा। दोस्तों इसको अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो हम पाते हैं कि SBI में इन 2017-18
एक बार न्यूज़ आई थी कि एसबीआई को, बल्कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बैंक्स रिकैपिटलाइज करेगी। उस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 250 के आसपास, और 250 से स्टॉक में ज़बरदस्त जंप आया था और ऑलमोस्ट उसने 380 के लेवल्स को टच किया था उस समय 2017 में। लेकिन उसके बाद हुआ वही, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ कि क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, बैंक ने अंडर परफॉर्म करना शुरू किया, उसके बाद एनपीएस बढ़ने लगे, धीरे धीरे स्टॉक फिर से गिर करके अपने उसी प्राइस रेंज पे आ गया और वहीं पर कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन धीरे धीरे फिर से उसने अपनी रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट 400 के लेवल्स को उसने टच किया, ऑलमोस्ट 380 लेवल्स को फिर से टच किया। कोविड के फॉल के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 150 प्राइस रेंज पे पहुंच गया था, 150 रुपए का स्टॉक। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने की न्यूज़ है, रिकैपिटलाइज करने की न्यूज़ है, और काफ़ी सारे ऐसे काफ़ी सारे गवर्नमेंट, जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, काफ़ी प्रोएक्टिव है एज फार एज दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अपलिफ्टमेंट इज कंसर्न। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ काम कर रही है, जिसके चलते आपको इसके शेयर प्राइस में जंप दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसके पिछले कुछ वीक्स का परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि ये वीकली कैंडल लगी हुई है, इसमें हर एक कैंडल आपको एक वीक का रुख दर्शाती है, तो आपको दिखाई पड़ता है कि इसके हर एक वीक में ऊपर के लेवल से सेलिंग दिखाई पड़ती है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है वहां पर सेलर खड़े होकर के इसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये स्टॉक खराब है? दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक खराब है। अगर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में ही कोई पिक लेनी है, कोई बेस्ट स्टॉक लेना है इन पब्लिक सेक्टर बैंक, अकॉर्डिंग टू मी एसबीआई इज द ओनली चॉइस। अब बात करते हैं किस प्राइस पे इसको बाय करना है। तो अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का इसका परफॉर्मेंस देखें तो अभी इसमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, दैट हैपेंस टू बी अप्रॉक्सीमेटली 350 टू 360, 350 से 360। दिस इज द प्राइस रेंज जहां पर आप पहली बाइंग इसमें कर सकते हैं। अभी बिल्कुल भी बाइंग में रिकमेंड नहीं करूंगा। द फर्स्ट प्राइस एट विच आई वुड रिकमेंड बाइंग इज अराउंड 350 टू 360। उसके बाद अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है देन यू कैन प्लेस ऑर्डर एट 320 325 रेंज। दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर एक एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ेरोधा का, जिसमें कि अगर आप कोई भी प्राइस पे बाय करना चाहते हैं किसी स्टॉक को, तो उस ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। 1 साल तक वो ऑर्डर लगा रहता है। जब कभी भी वो स्टॉक इस प्राइस रेंज पे आएगा, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ओपन द अकाउंट एंड ऑल्सो यू गेट द मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो जब हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जीरो डाउन करते हैं और देखते हैं आज क्या हो रहा है। तो आज के दिन दोस्तों फिलहाल स्टॉक में डिलीवरी हुई है 22% की, जो कि एक बहुत शानदार डिलीवरी नहीं है। 25% के ऊपर की डिलीवरी को ही मैं अच्छा मानता हूं। ऐसे में दोस्तों मुझे ये लगता है कि स्टॉक में हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन अभी और बाकी है। जिस प्रकार से हड़तालें चल रही हैं, एसबीआई रिसेंटली आरबीआई ने इनके ऊपर पेनल्टी ठोकी है। अभी तो क्वार्टर के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। अभी जो मोरेटोरियम में लोन मोरेटोरियम लगा हुआ था, उसकी वजह से अभी लोन के एनपीएस आने वाले समय में कितने खुद के निकलेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके आगे आने वाले समय का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो कि मैंने आपको दी है और आपको हो सकता है पहले से ना पता हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। बाय बाय फॉर नाउ।